नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा का 5वां भाग नेपाल की ओर। छकसम के आसपास के पहाड़ जंगलों से भरे हैं और आज 9 नवंबर का जंगल और भी घना था। चारों ओर छोटे छोटे बांसों की भरमार थी। शाम तक हमें उसी नदी के 9 पुल इधर से उधर पार करने पड़े। पिछली यात्रा में जिस गांव में एक रात ठहरे थे वहां अब की पेट भर छाछ पी। पिछली बार डुकपा लामा ने जिस नए घर में जल स्रोत निकल आने के लिए वरदान दिया था उसकी अब 2-2.5 हाथ की दीवारें ही बाकी रह गई थीं। घर वाले कहाँ गए इसका पता नहीं। जिस वक्त हम डाम गांव में पहुंचे अभी घंटा भर दिन बाकी था। डाम पहुंचने से 3 मील पूर्व ही देवदार कटिबंध समाप्त हो गया था। एक अच्छा घर टिकने को मिला। पता लगा हमारे पुराने परिचित अशंग वंग सब छोड़ छाड़ अब के रोंग में ज्ञान ध्यान के लिए बैठ गए हैं। 10 नवंबर को फिर आदमियों ने देर करके वही समय कर दिया और 10 बजे चले। अपने पूर्व परिचित जंजीरों के पुल को पार किया। धर्मवर्धन हमसे भी अधिक डर रहे थे। आगे सीमा वाले पुल तक का रास्ता कई जगह बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। यहाँ पे 2 चित्र दे रखे हैं। एक तो झूले वाले पुल का चित्र, दूसरा चौतारा नेपाली घर और छोकसम का द्वार आदि चित्र दे रखे हैं। पुल भी पहली जगह से हटकर बना था। पार होते ही हम नेपाली सीमा में पहुंच गए। इधर का रास्ता अच्छा है। 1929-30 ईस्वी में नेपाल भोट की जो तनातनी हुई थी उसका एक फल यह भी हुआ कि यह सड़क बन गई। हमने सोचा जल्दी जल्दी चलें, आगे फौजी चौकी पर पहुंच जाएं जिसमें आदमियों के आने तक नाम गांव लिखवाकर छुट्टी पा लें। हम वहां 12 बजे पहुंचे। प्रधान अफसर नेपाल गए हुए थे। 2 छोटे अफसर भी मौजूद न थे। सिर्फ एक बूढ़े सूबेदार थे जो मधेश के आदमी को छोड़ने में डरते थे। उन्होंने 2 बजे तक हमें वहीं बैठा रखा। जब हमने खाने पीने की आवश्यकता बतलाई तब कहा ऊपर वाले बगल के गांव में चाय पानी कीजिए। यदि हमारा साथी अफसर जिसको आज यहाँ पहुँचना जरूरी है आ गया तो उसकी सलाह से जाने देंगे। चाय पानी और 2 घंटे के विश्राम के बाद आदमी भेजा। मालूम हुआ उक्त अफसर आ गया है। बहीदार यही उस अफसर का पद था। अधिक संस्कृत और मधुर स्वभाव के मिले। उन्होंने हमारे दोनों संदूक खुलवाकर देखे तो किंतु और दिक्कत नहीं पैदा की। छुट्टी पाते ही हम तात पानी के लिए चल दिए जो 2-3 मील ही नीचे था। यही राज्य का चुंगी घर है। बक्सों के खुलने का अत्यधिक आग्रह तो नहीं था किंतु हम अपनी मूर्तियों को दिखला देना चाहते थे। एक अर्ध नेवार सज्जन लकपा के घर स्थान मिला। हमने पूछा क्या आप नेवार हैं? उत्तर मिला हाँ, खचरा नेवार। आसन ठीक ठाक कर लेने पर गर्म पानी के चश्मे में आज साबुन के साथ स्नान हुआ। 11 नवंबर को चलने से पूर्व हमने अपने आदमियों के अगुआ सिंघमान से कह दिया था नीचे के रास्ते चलना है। ऊपर के रास्ते में चढ़ाई कठिन होने से हमें बहुत तकलीफ होगी। कुछ आनाकानी के साथ उसने बात स्वीकार कर ली और हमें विश्वास हो गया वे दूसरी बात न करेगा। एक जगह देखा भरवाहक बड़े रास्ते को छोड़ नीचे के छोटे रास्ते को पकड़ रहे हैं। थोड़ा उतरकर हम जंजीर के झूले के पास पहुंचे। अब मालूम हुआ हमारे तिब्बती साथी धर्मवर्धन बड़े रास्ते पर बढ़े जा रहे हैं। साथियों ने आगे बढ़कर सीटी बजाई। एक बटोही से भी उन्हें लौटाने के लिए कहा। हमें इसके लिए 1 घंटा वहीं ठहरना पड़ा। तब 2-3 मील का चक्कर काटकर वे हमारे पास पहुंचे। झूला पार हुए, धीरे धीरे ऊपर की ओर चलने लगे। मालूम हुआ हम तो बित्ता सवा बित्ता की पगडंडी पर चल रहे हैं। कुछ और चलने पर चढ़ाई कठिन हो गई। कहीं कहीं बाईं ओर पगडंडी के नीचे ही 40-40, 50-50 हाथ नीचा खड्ड था। अब तो चढ़ाई से जितना शरीर को कष्ट न था उतना दुख मन को अधिक सावधानी रखने के कारण हो रहा था। सिंघमान को बहुत फटकारा किंतु अब दूसरा चारा ही क्या था। उतार और एक नाले को पार कर चढ़ाई अत्यंत कठिन मिली। आखिर सूर्यास्त तक हम छंग चिंग के डांडे पर पहुंच गए। एक घर के बाहरी बरामदे में जगह मिली। 12 नवंबर को 9 बजे रवाना हुए। रास्ता उतार का था और कितने ही स्थानों पर बहुत कठिन था। बहुत देर तक उतरने पर एक छोटे से पुल से एक छोटी नदी पार की। फिर चढ़ाई शुरू हुई। रास्ते पर एक सिसकती माणी मिली। हमने पीपल के नीचे विश्राम किया। फिर गोमथंग गांव में पहुंचे। यहीं सदर रास्ता आ मिलता है। आज सवेरे कुछ खाया न था। ढूंढ ढांड कर दूध लाया गया किंतु आग पर रखते ही फट गया। हताश हो चल दिए।
अब हम आगे चले इस ख्याल से कि आगे कहीं मुख्य यात्रा हो। रास्ता अच्छा सुसंस्कृत था। खेतों और गांवों से होते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। अब हम भैंसों के देश में पहुंच गए थे, इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हम काफ़ी गर्मी महसूस कर रहे थे। 2-2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम जोत पर पहुंचे। यहाँ 2-3 घर हैं। फिर उतरने लगे। कल तक हम अपने पुराने रास्ते पर आए थे, किंतु आज रास्ता नया था। हम समझ रहे थे आगे कहीं दुकान मिलेगी। भूख जोर की लग रही थी, किंतु 4:30 बजे यंगला कोट में जाकर 2 टुटपुंजिया दुकानें मिलीं। बड़े यत्न के बाद थोड़ी मिश्री और डंडे का पीटा चूरा प्राप्त हुआ। देर होने पर डर लगा कहीं आज भी साथी पीछे ही न रह जाएं, किंतु आज धर्मवर्धन उनके साथ थे। रात को यहीं पासल अर्थात पण्यशाला में ठहरे। 13 नवंबर को हमारे साथी सूर्योदय के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। घर छोड़ते ही हम दोनों आगे हो लिए। रास्ता विशेष उतार का था, किंतु सड़क अच्छी होने से कोई तकलीफ नहीं थी। रास्ते में एक चश्मे पर हाथ मुंह धोए। मालूम हुआ जलबीरा का बाजार करीब है। बाजार में 14-15 दुकानें थीं और कपड़े और दूसरी बहुत सी चीज़ें बिकती थीं। बहुत खोजने पर भी हमें कोई फल नहीं मिल सका। कितनी ही देर की इंतजारी के बाद साथी आए। मालूम हुआ उनके परिचित दुकानदार की दुकान कुछ और नीचे चलकर है। एक लकड़ी का पुल पार कर नए ढंग के बने झूले के पुल से नदी के पार हुए परिचित दुकानदार के यहाँ अधिक अनुकूलता मिली। इधर कई दिन से हमने मांस धर्मवर्धन के लिए छोड़ रखा था। आज यहाँ आग की भूनी सूखी मछलियाँ दिखलाई पड़ी। सात्विक भोजन खाए कई दिन हो गए थे। 2 रुपए की खरीद कर रास्ते के लिए रख ली गईं। साथ ही भात बनाने लगे और हमने फलों की खोज शुरू की। कुछ पके केले मिले और कुछ मिठाई भी प्राप्त हुई। भोजनोपरांत 12 बजे हम रवाना हुए। रास्ता चढ़ाई का था। पीछे थोड़ा सा उतार उतरकर फिर शाम तक चढ़ाई ही चढ़ाई रही। रास्ते में थकावट तो मालूम हुई, किंतु शाम को चौतरा पहुंचने पर वह बस भूल गई। चौतरा पहाड़ी डांडे पर बसा हुआ है। बड़े हाकिम का निवास स्थान तथा 1 जिले का हेडक्वार्टर होने से बस्ती अच्छी है। आरंभ में सैनिक महत्व के ही कारण वह ऊंची पहाड़ी रीढ़ आबाद की गई होगी। बड़े हाकिम की कोठी बस्ती से कुछ हटकर थी। पिछले भूकंप से यहाँ के घरों को बहुत अधिक क्षति नहीं हुई है। थोड़ी सी पूछताछ के बाद रहने को स्थान मिल गया। लोग धर्मवर्धन के साथ हमें भी भोटिया बना रहे थे, यद्यपि सिर से पैर तक कोई भोटिया चीज़ हमारे पास नहीं थी। 14 तारीख को हमारे साथी अपने घर पहुंचने वाले थे, इसलिए हम उन्हें छोड़ आगे बढ़े। शुरू से ही उतार शुरू हो गया। कुछ दूर चलने के बाद हम धर्मवर्धन से भी आगे बढ़ गए। बहुत दूर निकलने पर भय लगने लगा कहीं धर्मवर्धन दूसरा रास्ता न पकड़ लें। भाषा न जानने से फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाना होगा। नीचे जाकर 1.5 घंटे की प्रतीक्षा के बाद वे आए। आदमियों के लिए थोड़ा और इंतजार किया, किंतु उनका अभी पता तक न था। सोचा उतार खत्म कर ठहरेंगे। नीचे पहुंचे एक पीपल के नीचे हाथ का तकिया बना लेट गए। शरीर में ज्वर था, संभवतः नींद भी आ गई थी। बड़ी देर के बाद साथी आए। कच्चा पुल पार हो साथियों ने धर्मवर्धन के लिए कुछ खाने को पकाया। हमारी बिल्कुल ही इच्छा न थी। कुछ दूर चढ़कर थोड़ी देर विश्राम कर हम सिपा गांव में पहुंचे। साथियों के घर कुछ हटकर थे, इसलिए वे अपने एक मित्र नेवार के घर में ले गए। पास में पपीते के कितने ही वृक्ष थे जिन पर फल भी लगे थे। यहाँ के लोग पपीते को मेवा कहते हैं। भारत में भी कहीं कहीं रड़ मेवा कहा जाता है। कहने पर 2 फल लाए गए जो पक्व प्राय थे। एक स्त्री ने कहा, यहाँ यह तो मेवा है देवताओं के चढ़ाने के लिए। वस्तुतः देव भोग के खाने का हमें कोई अधिकार न था। कहने पर दूध भी मिल गया और इस प्रकार दूध भात का भोजन हुआ। 15 नवंबर को भोजन करके 9 बजे ही चले। सड़क ऊपर से जा रही थी, जिसके लिए हमें खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। धर्मवर्धन को साथियों के साथ आने के लिए कहकर हम आगे बढ़े। सेपा में राज्य की ओर से सहायता प्राप्त एक संस्कृत पाठशाला है। यहाँ कुछ घर ब्राह्मणों के भी हैं। 3 मील के करीब हमारा रास्ता मीठी चढ़ाई का था। फिर उतार शुरू हुआ। 11 बजे हम इंद्रावती कोसी की शाखा के तट पर पहुँचे। जब 2 घंटे के इंतजार के बाद भी साथी न आए, तब पीपल की छां छोड़ पानी के तट पर पड़ी मल्लाह की झोंपड़ी में पहुँचे। नदी का पाट भारी था और पानी भी अधिक था। पुल बहुद्रव्य साध्य होने से यहाँ खोखले वृक्ष के तने की 2 नावें रहती हैं। आध घंटा और इंतजार करने पर साथी आए और नेपाली 5.5 आना देकर हम नदी के पार हुए। इस पार दूर तक धान के खेत थे जिनकी कटाई हो रही थी।
चौतरा के कुछ ऊपर से ही धान अच्छी जाति के बोए जाते हैं। थोड़ी चढ़ाई चढ़कर घंटे भर विश्राम किया, फिर ऊपर चढ़ने लगे। रास्ते में कितने ही गांव मिले जिनमें कुछ भूकंप ध्वस्त घर दिखाई पड़े। सूर्यास्त के बाद हम देवपुर की एक दुकान में पहुंचे जिसका मालिक हमारे साथियों का परिचित था। यहीं पास की पंथशाला में आज विश्राम करने की ठहरी। 16 नवंबर को हमारे जोर देने पर बिना खाए ही कूच बोला गया। हमने समझा था कल ही चढ़ाई समाप्त हो गई, किंतु चढ़ाई तो वस्तुतः आज थी। यदि सड़क बनी न होती तो यह रास्ता बहुत कठिन होता। यह नाल दोम अर्थात चीस पानी का डांडा बहुत ऊंचा है। 7,000 फुट से क्या कम होगा। साथियों को छोड़ हम आगे बढ़ गए। डांडा पार हो 2 घंटे साथियों के इंतजार में बैठना पड़ा। यहाँ से 2-3 मील ऊपर नेपाल शासक वंश के किसी व्यक्ति का ग्रीष्म निवास दिखाई पड़ रहा था। साथियों के आने पर हम उतरने लगे। साख अभी 3-4 मील था, किंतु साथियों ने खाना बनाना तय किया। हम दोनों आगे बढ़ चले। 12 बजे के बाद हम साखू पहुँचे। यह एक अच्छा सा कस्बा है। पिछले भूकंप से इसे भी बहुत क्षति हुई है। कस्बा देखने के बाद हमने एक हलवाई की दुकान पर नेपाली 18 आने की पूड़ी मिठाई खाई। साखू से थोड़ी ही दूर नीचे जाने पर मोटर की सड़क आ गई। धर्मवर्धन मोटर देखकर बहुत खुश हुए। यह सड़क नई है, आवश्यक स्थानों पर बड़े पुल भी बने हुए हैं, किंतु खेतों में इस पार से उस पार पानी ले जाने के लिए पुख्ता पुलिया कहीं नहीं है। इसलिए सड़क कितनी ही जगह काट दी गई, जिससे रास्ता खराब हो गया है। सूर्यास्त के समय हम दोनों बौघा पहुँचे। काठमांडू के लिए अभी 2-3 मील जाना था। साथी भी नहीं हुआ। चीनी लामा पुण्य वज्र ने देखते ही पहचान लिया। 17 नवंबर को सवेरे ही काठमांडू को चले। बौद्धा के पुराने स्तूप को भूकंप से कोई क्षति नहीं हुई थी और आसपास के बहुत से मकान भी बच गए थे। जहां विहार के भूकंप ध्वस्त शहरों में नए और लकड़ी के ढांचे वाले मकानों को छोड़कर बाकी को प्राय एक सी हानि पहुंची थी, वहां नेपाल पहुंचे थे। इसलिए बौद्धा में ही आज रहने के निश्चय में कहीं कहीं पुराने मकान अक्षुण्ण रह गए हैं और कहीं मोहल्ले का मोहल्ला साफ हो गया है। इसका कारण शायद नीचे की भूमि हो। भूकंप हुए अब 11 महीने होने को आए, किंतु अब भी बहुत से लोग अपने मकानों को नहीं बना सके। कितनों ने सिर्फ रहने भर का बंदोबस्त कर लिया है। सरकार ने पुनर्निर्माण के लिए अलग एक विभाग खोल दिया है। राज परिवार के चंदे से सहायता की मद में 14-15 लाख रुपए जमा हो गए थे, लेकिन देखते हैं नए मकानों के बनाने में लोगों ने भूकंप से कोई सबक नहीं सीखा। उन्होंने देखा है लकड़ी का ढांचा रखकर बनाए गए मकान अधिक मजबूत साबित हुए हैं, तो भी केवल ईंटों के मकान धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं। मेहराब का भी पहले की तरह खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। सोच रहे होंगे अब तो 100 वर्ष बाद ना आएगा। श्री धर्ममान साहू छू सिंह स्या के स्वामी का मकान काठमांडू के भीतर 47 तन लाछी मोहल्ले में है। वे प्रसिद्ध पुरुष हैं, इसलिए उनके घर के मिलने में दिक्कत न हुई। पहले उनके जिस घर से हम 3 दिन रह चुके थे वह अब भूकंप ध्वस्त हो गया है। नया मकान बच गया है, जिसके 5वें तल्ले पर हमारा आसन लगा। साहू के 2 पुत्र श्री त्रिरत्नमान और श्री ज्ञानमान घर पर ही थे। इधर कुछ दिनों से भाषा न समझने के कारण धर्मवर्धन को मूक सा ही रहना पड़ता था, लेकिन इस घर में उन्हें साहू, उनके 2 पुत्र और उनके भांजे 4 भोट भाषा बोलने वाले मिल गए। घर में घुसते ही सिर में तड़ाक से ठोकर लगी। खोपड़ी बच गई, किंतु नेपाल में नत सिर रहने की शिक्षा मिल गई। नेपाल के लोग बहुत लंबे तो होते नहीं, फिर वे क्यों ऊंची छत वाले मकान बनाएं। हम लोग शिकायत करेंगे, नेपालियों को ख्याल रखना चाहिए। दुनिया में सभी लोग उन्हीं की तरह 3.5 ही हाथ के नहीं होते, किंतु इसका मतलब है इस 5 तल्ले के मकान को घटाकर 3 तल्ले का बनाना। खर्च तो बराबर एक सा ही होगा। स्वागत सत्कार खाद्य भोज के बाद मित्रों को कुछ चिट्ठियां लिखीं। 2-4 पुराने अखबार पढ़े। हमने जिस प्रमाण वार्तिक के भाष्य वार्तिकालंकार के 2 परिच्छेदों को शक्य मठ में देखा था, उसका मूल नेपाल के महाविद्वान राजगुरु श्री हेमराज शर्मा को मिल गया है। यह हमें पहले ही मालूम था और हमारे नेपाल के मार्ग से लौटने का एक कारण वस्तुतः यह भी था। राजगुरु से पत्र व्यवहार पहले से भी था। दूसरे दिन भेंट करने के लिए एक पत्र लिख भेजा। तुरंत ही उत्तर आया। भारती भवनात् कार्तिक शुक्ले कादश्याम अति प्रिय महाभाग मया भवत् प्रेषितं पत्रं वाप्तं भवदागमना वार्तां श्रुत्वा प्रमोदमनुभवति मे चेतः। श्वप्रभाते अतिथि सत्काराय सज्जो भविष्यति प्रियान् चिरपरिचितो हेमराजः।
यहाँ पर नेपाल के राजगुरु का एक चित्र दे रखा है। 18 नवंबर को सबसे पहले राजगुरु से ही भेंट करने का निश्चय किया। इधर उधर की देखने की चीज़ों में तो 2-4 ही दिनों की आवश्यकता थी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता था कि प्रमाण वार्तिक के लिए कितना समय देना होगा। राजगुरु संस्कृत के गंभीर विद्वान हैं। उन्होंने व्याकरण, साहित्य, न्याय, मीमांसा सभी शास्त्रों को विधिवत अध्ययन किया है। बड़े ही विद्या व्यसनी हैं। ये सब बातें तो मुझे पहले से मालूम थीं, किंतु इतने समीप से देखने से उनमें कितने ही और अनमोल गुण मालूम हुए। उनकी नम्रता और विनय का आप अंदाज नहीं लगा सकते, जब तक समाज और राज्य में उनके स्थान को न जान जाएं। राजगुरु का वंश चिरकाल से गोरखा राजवंश का गुरु होता आया है। वंश में प्रधान गुरु, बड़े गुरु के अधिकार पाने में अवशिष्ट व्यक्तियों में ज्येष्ठ होने का ध्यान रखा जाता है। उसी तरह जैसे कि 3 सरकार के पद के लिए राजगुरु के पूज्य पिता पहले प्रधान गुरु थे। आजकल उनके अतिवृद्ध चचा हैं, लेकिन वंश में अधिक विद्वान होने के कारण पहले से राजगुरु के यही सलाहकार रहे हैं। राजगुरु ने यद्यपि बचपन से संस्कृत भाषा का ही अध्ययन किया है और वंशक्रम से भी अनुमान यही हो सकता है कि उनके विचार आधुनिक प्रगति से बिल्कुल शून्य होंगे, लेकिन बात ऐसी नहीं है। सभी प्रकार की विद्या के लिए उनमें अपार जिज्ञासा है। उनके पास अंग्रेजी, हिंदी के अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र आते हैं। संस्कृत के दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों के अतिरिक्त छपे ग्रंथों का एक बृहद संग्रह तो है ही, साथ ही अनेक विषयों पर हिंदी और अंग्रेजी के हजारों ग्रंथ आपने संग्रह किए हैं। उन्हें व्यावहारिक राजनीति का बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। यह मुझे तब मालूम हुआ जब मैंने महायुद्ध के कारणों पर 1916 में लिखे एक अप्रकाशित निबंध को सुना। तिथि और मास दे देकर यूरोपीय शक्तियों के बलाबल की सुंदर विवेचना करके उन्होंने उसे लिखा है। इन गुणों से उनका राजनीतिक प्रभाव भी अधिक होगा, यह स्पष्ट है। पंडित जयचंद विद्यालंकार ने एक जगह राजगुरु को सजीव विश्वकोश कहा है। वे हैं भी ऐसे ही। इस प्रकार के प्रभुत्व, विद्या और धन के होते उनसे इतनी नम्रता की आशा नहीं की जा सकती। एकांत श्वेत कचयुक्त उनके सुनास और मुख पर लहकी हंसी की रेखा हर वक्त खिंची रहती है। उनको देखते वक्त किसी अपने पूर्वज तपोधन ऋषि की याद आए बिना नहीं रहती। दूसरे दिन 18 नवंबर को सवेरे एक साथी को लेकर हम उनके स्थान पर पहुंचे। ड्योढ़ीदार ने खबर की और तुरंत हम भीतर ले जाए गए। देखा राजगुरु पोथियों के ढेर के बीच एक कालीन पर बैठे हुए हैं। स्वागत के अनंतर चिर परिचित जैसी बातें शुरू हुईं। हमने अपनी तिब्बत में देखी पुस्तकों का जिक्र किया। प्रमाण वार्तिक भाष्य के लिख लाए भाग को भी दिखलाया। वार्तिक के मूल की ताम्र पोथी उन्होंने रोम के आचार्य तूची को दे दी है। यह वे हमें पहले ही लिख चुके थे। हाँ, उसकी एक नकल मौजूद है, तो भी मूल प्रति या उसके फोटो की अत्यंत आवश्यकता थी। खोजने पर फोटोग्राफर के पास नेगेटिव मिल गए। देखने से मालूम हुआ 41 पन्ने मिले हैं, जिनमें कुछ पर ही अंक हैं, इसलिए कहा नहीं जाता कुल पन्ने कितने रहे होंगे। सबसे पहले तो जरूरत हुई पत्रों को क्रम से लगाने की। हमारे साथी धर्मवर्धन को भोट भाषा में सारा ही प्रमाण वार्तिक कंठस्थ था। हम पत्र के आरंभ के श्लोक का अर्थ बोलते थे और वे भोट पोथी में उसे निकाल कर रख देते थे। पहले ही दिन के काम से मालूम हो गया था यह काम 1 सप्ताह में नहीं होने का। तब से 1 दिसंबर तक, जब तक कि हम काठमांडू में रहे, बीच के 2-1 दिन छोड़कर हम बराबर इन्हीं पुस्तकों में व्यस्त रहे। हमारे पहुंचते ही गुरुजी और काम बंद कर देते थे। रात के 9-9 बज जाते थे। एक और वृद्ध शरीर, उस पर वात रोग, किंतु चाहे ऊपर के मन से ही सही, जब हमारी ओर से विश्राम करने के लिए कहा जाता तब वहाँ सुनवाई कहाँ होती थी। राजगुरु के परिवार के बारे में भी सुन लीजिए। 50 वर्ष की अवस्था तक आपको कोई संतान न थी। आपकी पहली पत्नी का देहांत हो गया है। दूसरी पत्नी से आपको 3 संतानें हैं, 2 पुत्र 1 कन्या। ज्येष्ठ पुत्र की आयु 8-9 वर्ष की है। जब मैंने ज्येष्ठ पुत्र के आने पर उन्हें पिता से शुद्ध संस्कृत में निसंकोच बातें करते देखा, तब आश्चर्य का होना स्वाभाविक ही था। मालूम हुआ पिता की भांति उनकी माता भी संस्कृतज्ञ हैं। इस प्रकार संतान की मातृभाषा संस्कृत बन गई है। पुत्र जिस प्रकार का मेधावी है, उससे बहुत आशा हो सकती है। मैंने इस भाव को जब प्रकट किया तब उत्तर मिला, पुत्रादिक्षेत्रप राज्यम। मैंने जो कुछ यहाँ राजगुरु के बारे में लिखा है वह न दरबारी मुसाहिबों की बात है न पूरी है, बल्कि मुसाहिबी का ख्याल तथा राजगुरु के संकोच का विचार मुझे खुलकर लिखने की आज्ञा नहीं देता। सच्चे और सादे विद्वानों को देखकर हृदय में अत्यधिक श्रद्धा हो जाना मेरे स्वभाव में है।
यूरोप या भारत, जहाँ कहीं भी ऐसे महापुरुष मुझे मिले, सभी जगह मेरे हृदय में ऐसा ही हो गया। राजगुरु हेमराज शर्मा नेपाल के रत्न हैं। यहाँ पर नेपाल पाटन में स्थित बोध गया मंदिर का चित्र दे रखा है, जो कि वर्तमान में भूकंप ध्वस्त हो गया है। मैंने कहा, आप अद्भुत ज्ञान राशि के धनी हो और नेपाल अनमोल संस्कृत ग्रंथों की खान हो, फिर भी यहाँ से कोई संस्कृत ग्रंथमाला न निकले, यह बड़े खेद की बात है। नेपाल महाराज का ध्यान इधर न जाना नेपाल की शोभा की बात नहीं है। भारत के सारे हिंदू जिस नेपाल की ओर अपार श्रद्धा से देखें, वह इस विषय में मैसूर और बड़ौदा ही नहीं, त्रावणकोर और कश्मीर की भी पंक्ति में न आ सके, ये कितने खेद की बात है। पिछले भूकंप ने नेपाल को बहुत हानि पहुंचाई है, यह पाठक अखबारों में पढ़ चुके हैं। यद्यपि मकानों के बनवाने आदि में सरकार ने बड़ी सहायता की है, इस विभाग के अध्यक्ष भी हमारे राजगुरु ही हैं, तो भी शहर के शहर का इतने थोड़े समय में फिर से बना डालना आसान काम नहीं है। इसीलिए अभी कितनी ही जगह फटी टूटी दीवारें और खंडहर पाए जाते हैं। जहां भूकंप ने काठमांडू, पाटन और भात गांव के राजमहलों को बहुत हानि पहुंचाई है, कितने ही ऐतिहासिक मंदिरों को ध्वस्त किया है, वहां उसने और कई क्रूर कर्म भी किए हैं। एक घटना राजगुरु खुद सुना रहे थे। पाटन में शहर के छोर पर एक बौद्ध विहार है, नाम तो कुछ और है, किंतु 11वीं शताब्दी में उसमें एक प्रकांड पंडित भिक्षु सुनय श्री रहते थे। यहाँ पर तेसा और शिका का सपत्नीक फोटो और नेपाल पाटन की सुनय श्री की मूर्ति, जो भूकंप ध्वस्त हो चुकी है, के चित्र दे रखे हैं, इसलिए वे उन्हीं से जुड़े प्रचलित नाम से परिचित हैं। इस मंदिर के ऊपरी तल के भंसार अर्थात भांडशाला में 70-75 के करीब अति पुरातन तालपत्र ग्रंथ थे। राजगुरु ने पहले कितनी ही बार उनको देखने की कोशिश की थी, किंतु विहार वाले घरबारी भिक्षु उस पवित्र निधि को दिखाने में धार्मिक बाधा पेश करते थे। पिछले भूकंप में वह विहार एकदम धराशायी हो गया। नेपाल के सभी पुराने विहारों में अब घरबारी भिक्षु या वज्राचार्यों के परिवार रहा करते हैं। विहार के गिर जाने पर लोगों ने सरकार की ओर से मिले 40-50 आदमियों की सहायता से अपने घरों की चीज़ें निकाल लीं, किंतु उस पंचायती मंदिर की चीज़ें उसी में रहने दी गईं। भादों महीने में भूकंप सहायता के काम से एक दिन राजगुरु उधर से निकले। उन्हें सुनयश्री विहार की याद हो आई। उन्होंने पूछा, यहाँ तो एक विहार था जिसमें बहुत सी तालपत्र की पुस्तकें थीं, यह क्या गिरा पड़ा है? और तालपत्र की पोथियाँ कहाँ हैं? इसी में दबी पड़ी हैं। गर्मी और सारी बरसात भर। इन बातों को कहते वक्त मैं देख रहा था, राजगुरु के चेहरे पर अंतर्वेदना की साफ छाप थी। उस दिन कैसी बीती होगी उन पर, इसके लिए वे कह रहे थे। मैं अपने भीतर रो पड़ा। इन्हीं पुस्तकों के लिए मुझ जैसे व्यक्ति की संवेदना रो पड़ी। वे बोले, फिर मैंने तुरंत जहाँ तहाँ से 25-30 आदमी बुलवाए, निर्दिष्ट स्थान को खुदवाना शुरू किया। 2-3 घंटे के भीतर ही मटके के चूर में पुस्तकें दिखाई पड़ी। पहले ऊपर के लकड़ी के फट्टे दृष्टिगोचर हुए। कांपते हुए हाथ से उन्हें उठाया। फट्टों के भीतर हाथ डालने पर कीचड़ निकल आई। मेरे मन की अवस्था को क्या पूछ रहे हैं, दिल महसूस कर रह गया। लोगों को 2-4 भली बुरी कही, देखा तो उनकी संख्या 150 के करीब थी, अर्थात वहाँ जरूर 70 के करीब तालपोथियाँ रही होंगी। नेपाल के सभी विहारों में ऐसे पंचायती मंदिर और भंसार हैं, न जाने कितनों के साथ ऐसी गुजरी होगी। 23 नवंबर को हम पाटन गए, सुनयश्री विहार की समाधि देखी। मंदिर के गिरने की जगह कितने ही खंडित अर्धखंडित काठ की सुंदर मूर्तियां पड़ी थीं, जिन्होंने सारी बरसात यहीं आसमान के नीचे काटी थी। कुछ मूर्तियां एक छोटे से खपड़ल के नीचे रखी गई हैं। इन्हीं में आचार्य सुनयश्री की मिट्टी की मूर्ति भी है। उसके ऊपर का धड़ ही बचा हुआ है। मूर्ति बहुत ही जर्जर अवस्था में है। मैंने एक फ़ोटो लिया, जिसे देखकर श्रद्धेय जायसवाल जी ने कहा, अद्भुत है। यदि यत्न किया जाए तो इसकी पूरी आकृति तैयार की जा सकती है, किंतु इसकी संभावना नहीं। हाँ, यदि नेपाल सरकार सुध ले तो दूसरी बात है। भूकंप से सबसे अधिक क्षति भातगांव को हुई है। दूसरा नंबर पाटन का है। उन सकरी गलियों में गिरते मकानों के बीच आदमी क्या सोचता रहा होगा, अथवा वहाँ सोचने भर की फुर्सत कहाँ रही होगी, सिवा उनके जिन्हें घायल होकर घुल घुल कर मरना या अंग भंग होकर जीना बदा था। नेपाल में अब की बार मैंने प्राचीन हिंदी ग्रंथों की तलाश की। राजगुरु के पास अपना भी प्राचीन ग्रंथों का एक अच्छा संग्रह है। उसमें 10वीं शताब्दी के सिद्ध तिलोप्पा का एक दोहा कोश मिला।
ग्रंथ खंडित है। सरकारी पुस्तकालय में भी दोहा कोश सरेपा का है। यद्यपि वह बंगला अक्षरों में छप चुका है तो भी हिंदी संस्करण के लिए हमें फिर आवश्यकता होगी, इसीलिए उसका भी फोटो ले लिया। इसके लिए शिक्षा विभाग के डायरेक्टर जनरल मृगेंद्र शमशेर एमए ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अनुज्ञा दे दी। आप राणा घराने के सर्वप्रथम एमए हैं। पुस्तकों के बारे में पूछताछ करते वक्त मालूम हुआ कि जनरल केशर शमशेर के पास भी 500 के करीब हस्तलिखित ग्रंथ हैं। 28 नवंबर को 12 बजे केशर महल गए, जो सुंदर उद्यान और हरे मैदान से सजा है। हॉल में जाकर बैठे। यहां पे एक चित्र दे रखा है। हॉल में जाकर बैठे। आशा थी कोई हैटेड सूटेड साहब आएगा। देखा सीढ़ी से एक पतली दुबली मूर्ति, घुटनों तक की नेपाली धोती, दुलाई, 2 पैसे ही टोपी और फटफटहा जूता पहने उतर रही है। आदमी ने आकर बतला दिया, नहीं तो सचमुच ही मैं पहचान न सकता। जनरल केशर शमशेर के 2 रूप हैं। एक राजनैतिक, जिसकी योग्यता का प्रमाण तो यही है कि नेपाल सरकार के परराष्ट्र सचिव हैं, और दूसरा यही जिसे मैंने देखा, भारतीय पुरातत्व, साहित्य, संस्कृति का प्रेम और गंभीर अध्ययन। नीचे जहां हम बैठे थे, अंग्रेजी पुस्तकों से कितनी ही अलमारियां भरी थीं। उनमें कितनी ही सबसे नई रचनाएं थीं। मालूम होता है जीवनियों के आप खास प्रेमी हैं। वहाँ यूरोप, विशेषकर इंग्लैंड के सैकड़ों राजनीतिज्ञों और सैनिकों की स्वरचित पररचित जीवनियाँ हैं। थोड़ी देर बात हुई। हमने हस्तलिखित पुस्तकों की सूची देखकर कुछ पुस्तकें देखनी चाहीं, तुरंत आ गईं। एक को फोटो लेने के लिए अपने साथ लिया। इस तालपत्र की पोथी में 10वीं सदी के अंत के पंडित सिद्ध मैत्रीपाद की संस्कृत में जीवनी है। फिर जनरल साहब ने अपने ऊपर का पुस्तकालय देखने के लिए कहा। अलमारियों की कतार है। दीवारों पर कितने ही सुंदर चित्र लटके हैं। बैठक में कितने ही भारतीय चित्रकारों के बनाए मूल चित्र हैं। द्वार को उन्होंने नेपाली कारीगरों से खास अपनी हिदायत के अनुसार बनवाया है। एक कपाट पर कृष्ण की मूर्ति उत्कीर्ण है और दूसरे पर बुद्ध की। कहने लगे, मैं तो दोनों में एक समान भक्ति रखता हूँ। मैंने कहा, दोनों ही हिंदू महापुरुष हैं। हमारे यहाँ बहुज्ञ लोग भी हिंदू और बौद्ध दोनों भाई कहने की गलती करते हैं, किंतु नेपाल में ऐसी गलती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द ब्राह्मण धर्मियों और बौद्धों दोनों के साझे का है। स्वाध्याय गृह में देखा, भूमि पर एक सुखासन बिछा हुआ है और इधर उधर बहुत सी पुस्तकें रखी हुई हैं। बोले, कुर्सी की अपेक्षा इस आसन पर बैठकर अध्ययन करने में मुझे अधिक अनुकूलता मालूम होती है। जब आप अपने संग्रह की मूर्तियों को दिखला रहे थे, तब मैंने कहा, गत भूकंप से खंडित मूर्तियां जगह जगह धूप और वर्षा खा रही हैं। उनमें सैकड़ों ऐसी हैं जिन्हें रखकर कोई भी म्यूजियम अभिमान कर सकता है। अच्छा हो यदि आप उनकी ओर ध्यान दें। उन्होंने बतलाया कि मैंने अपने यहाँ के म्यूजियम के लिए कुछ संग्रह कराई हैं। चलते वक्त उन्होंने स्वयं अपना फोटो दिया, किंतु मैं तो डिप्लोमेट जनरल केशर शमशेर की जगह स्वाध्यायशील केशर शमशेर को चाहता था, इसलिए अपने छोटे कैमरे से फोटो तो खींचा। नेपाल में क्या 2 हफ्तों में हमारे ऐसों का काम बनने वाला है? उसके लिए तो कम से कम 4 मास चाहिए, लेकिन उधर हमें जल्दी पड़ी हुई थी। विनय पिटक और दूसरी 4-5 पुस्तकों का छपवाना, लुम्बिनी जेतवन आदि की यात्रा और कितने ही मित्रों के आग्रह का पालन, और इन सब के लिए मार्च तक सिर्फ 4 मास। रास्ते के लिए राहदानी के अतिरिक्त तिब्बत से साथ लाई मूर्तियाँ और ताल पोथियों के लिए एक खास अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता थी। यह काम तो जनरल केशर शमशेर ने कर दिया। फिर हमारे साथ चलने वाले थे हमारे गृहपति साहू धर्ममान के ज्येष्ठ पुत्र साहू त्रिरत्नमान। उनकी यात्रा के लिए शुभ शायद पड़ रही थी 2 दिसंबर के 11 बजे दिन को। हमारे लिए पूछी गई, तब हमने कह दिया, भली शायद हो या बुरी, हमारी यात्रा तो 22 वर्ष पूर्व शुरू हो गई है। 30 नवंबर को ज्वर आया। समझा पहले की भांति 5-7 दिन पर आने वाला होगा। दूसरे दिन रात को खूब रहा। 2 दिसंबर को राजगुरु से विदा मांगने गए। कमजोरी का ख्याल कर उन्होंने 2 घोड़े रास्ते के लिए दे दिए थे। 11 बजे उन्हीं के मोटर से पहाड़ की जड़ में थानगुट पहुंचे। शाम को फिर ज्वर आया और पहले से भी कड़ा। इसी ज्वर और 4 दिन के उपवास के साथ 5 दिसंबर को पटना पहुंचे। वजन 40 पाउंड घट गया था।